सभी साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी साथियों का गेन जेड लर्निंग गुरुजी में। तो हम लोग पीछे के लेक्चर में 1 से 50 तक प्रश्नों को कर चुके थे, जिसमें से प्रश्न जो थे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडालॉजी से संबंधित है। आज की जो क्लास है उसी से रिलेटेड है, उसके आगे हम लोग प्रश्नों को करेंगे। तो ये जो क्लास जो है ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी विद्यार्थी सी टेट, यूपी टेट, एमपी टेट और रीट और यू टेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये जो क्लास है बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये यहाँ से प्रश्न जो है हर प्रतियोगी परीक्षाएं में प्रश्न बनते रहते हैं। क्योंकि सीटेट में आपको 30 मार्क्स के सीडीपी से सवाल पूछे जाते हैं, और उसके अलावा जितने 3 विषय बचते हैं उसमें से भी प्रश्न आधे आधे करके पूछे जाते हैं। तो हम लोग देखते हैं बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। तो देखिए प्रश्न संख्या 51, पीछे का अगर लेक्चर आप नहीं देखे हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से जाकर उस लेक्चर को देख सकते हैं। और इसके आगे हम जो है 51 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। आज भी 50 प्रश्नों को हम लोग करेंगे। तो देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है 51 नंबर प्रश्न कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। बहुत अच्छा से सभी प्रश्नों का विश्लेषण करेंगे। तो यहाँ पे दिया है कॉल्सनिक, पियाजे, स्किनर और हर्लॉग। तो यहाँ पे सी विकल्प जो है ये सही हो रहा है स्किनर के द्वारा, क्योंकि विकास में वे सभी मनोवैज्ञानिक परिवर्तन शामिल है जो जीव के विभिन्न अंगों के कार्य और गतिविधियों को प्रभावित करते हैं। और विकास जो है सतत और क्रमिक प्रक्रिया है, इसे कहने वाले जो विद्वान है उनका नाम क्या है? स्किनर है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है सही हो रहा है। अगले प्रश्नों को देखिए, प्रश्न संख्या 52। यहाँ पे 52 जो प्रश्न कर रहा है कि व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। तो ए विकल्प में दिया है अधिगम एवं वृद्धि, व्यक्तिवृत्त अध्ययन, सी में कर रहे हैं कि उपचारात्मक अध्ययन, और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन जो होगा ए ऑप्शन, यहाँ पे ये सही होगा अधिगम एवं वृद्धि। व्यक्तित्व विकास की अवस्था है, यहाँ पे जो सही होना चाहिए क्या होना चाहिए? अधिगम एवं वृद्धि। तो देखिए इसके बारे में जो ये बातें कहा जा रहा है कि व्यक्तित्व विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी एक विशेषता होती है। व्यक्तित्व जो है विकास के प्रत्येक अवस्था में कुछ व्यक्ति जो होते हैं कुछ अपने खास ढंग से अपना व्यवहार करते हैं, और प्रत्येक अवस्था में यह जो होता है कुछ अवधि संतुलन की होती है और कुछ अवधि असंतुलन को होती है। इसलिए यहाँ पे ए विकल्प को सही किया गया है अधिगम एवं वृद्धि। आगे प्रश्नों को देखिए, प्रश्न संख्या 53 यहाँ पे प्रश्न कर रहा है कि विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है? तो ज्ञान में वृद्धि होता है, कि संवेग में वृद्धि होता है, कि वजन में वृद्धि होता है, कि आकार, सोच, समझ और कौशलों में वृद्धि होता है। तो यहाँ पे विकास की वृद्धि से तात्पर्य बताना है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है यही सही हो रहा है साथियों, आकार, सोच, समझ और कौशलों में वृद्धि होती है। अब थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बताते हैं। वृद्धि करने या होने का अर्थ है संख्या या आकार में बढ़ना। वृद्धि करने का अगर बात किया जाए, यहाँ पे जो वृद्धि शब्द दिया गया है तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी संख्या या किसी आकार में इसका वृद्धि करना। जब विकास का अर्थ किसी भी क्षमता एवं जरूरतों को पूरा करने की ललक को बढ़ाने के साथ उनकी आवश्यकताओं को अधिक बनाना भी होता है, जो भी उसके मात्र संबंधी हो। ठीक है, तो यहाँ पे आकार, सोच, समझ और कौशलों में वृद्धि यह विकल्प सही है। 53 के बाद आते हैं 54 नंबर प्रश्न पे। प्रश्न 54 करे कि तनाव और क्रोध की अवस्था कौन सी है? तनाव और क्रोध की अवस्था कौन सी है? तो यहाँ पे दिया है शैशव अवस्था, बाल्या अवस्था, किशोरा अवस्था, वृद्धा अवस्था। तो जो 54 का जो ऑप्शन जो सही हो रहा है सी विकल्प यहाँ पे सही हो रहा है। सी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो किशोरा अवस्था होता है वह बड़े संघर्ष, तनाव, क्रोध एवं विरोध की अवस्था होता है।
तो ये यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो रहा है। और यहाँ पे ये भी कथन बनता है कि जो किशोरावस्था है वह बड़े संघर्ष, तनाव, क्रोध एवं विरोध की अवस्था होता है। ये कहने वाले जो कथन हैं कवि यहाँ पे कौन है? तो इसका नाम आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, स्टेनली हॉल। इनका नाम जरूर याद कर लीजिएगा, स्टेनली हॉल जो है, इनका कथन है कि जो किशोरावस्था है वह बड़े संघर्ष, तनाव और क्रोध की अवस्था है माना जाता है। ये इनका कथन है, इसके भी आप लोग जरूर याद कीजिएगा। अगले प्रश्नों को देखिए, 55 यहाँ पे जो साथियों प्रश्न करे कि बालक का विकास जो है परिणाम है, तो वंशानुक्रम है कि वातावरण है कि वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया है कि आर्थिक कारकों का है। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है ये सही हो रहा है, वंशानुक्रम है, वातावरण की अंतःक्रिया है। बालक का जो विकास है वह वंशानुक्रम और वातावरण की अंतः प्रक्रिया है। अगर इस बिंदु से हम अगर समझे इस बात को अच्छे तरीका से, तो बालक का जो विकास होता है वह आनुवंशिकता तथा वातावरण के संयोग एक परिणाम होता है। और बाल विकास का जो प्रमुख लक्ष्य होता है कि बालक का विकास इस तरह से होना चाहिए कि उसका सामान्य व्यवहार उसको दिखाई दे, और बालक का मानसिक और शारीरिक विकास भी सामान्य तरीका से होना चाहिए। तो ये बालक का विकास का परिणाम मान सकते हैं। ओके, आगे प्रश्नों को देखिए, प्रश्न संख्या 56 यहाँ पे प्रश्न जो कह रहा है कि शारीरिक विकास का क्षेत्र है शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायु मंडल, स्मृति, अभिप्रेरणा और समायोजन। प्रश्न बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है ये सही हो रहा है, शारीरिक विकास का क्षेत्र पूछा गया है, तो यहाँ पे स्नायु मंडल जो है ये यहाँ पे सही हो रहा है। अब रहा बात कि शारीरिक विकास की प्रक्रिया क्या होती है, शारीरिक विकास से संबंधित यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, तो शारीरिक विकास की प्रक्रिया क्या है? तो शारीरिक विकास की वह जो प्रक्रिया होती है जो मानव शैशव अवस्था में शुरू करता है और किशोरावस्था के साथ साथ स्थूल और सूक्ष्म मोटर कौशल पर केंद्रित होकर उत्तर किशोरावस्था में जारी करता है। ठीक है, तो यही है मानव की संरचना जो है रूप और कार्य देता है। तो यहाँ पे जो स्नायु मंडल जो है यह सही हो रहा है। 57 प्रश्नों को देखिए, 57 जो प्रश्न है कि श्यामपट्ट लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या होना चाहिए? श्यामपट्ट जैसे हम लोग ब्लैक बोर्ड को कहते हैं, उस पर हम लोग लिखते समय हम लोग को कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखनी चाहिए? तो यहाँ पे दे रहा है कि अच्छी लिखावट को ध्यान में रखना चाहिए, कि लेखन में स्पष्टता, बड़े अक्षरों में लिखना, छोटे अक्षरों में लिखना। तो कौन सी बातों को हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए? तो यहाँ पे ए ऑप्शन को हम लोग सही करते हैं। यहाँ पे अच्छी लिखावट जो है श्यामपट्ट पर होना चाहिए, तब जाकर बच्चों जो है, बालक जो है उसको अच्छे तरीका से पढ़ पाते हैं। तो इसमें कौन कौन सी मुख्य बिंदु शामिल है जो श्यामपट्ट पर लिखते समय कौन कौन सी मुख्य बातें हैं? तो प्रत्येक अक्षर जो होना चाहिए अलग और स्पष्ट होना चाहिए। ओके, ये पहला पॉइंट हो गया। इसके बाद दूसरा जो पॉइंट कह रहा है कि दो अक्षर और दो शब्दों के बीच पर्याप्त दूरी होना चाहिए। मतलब कोई भी अक्षर लिख रहे हैं या शब्द लिख रहे हैं जैसे क और ख, इसके बीच कुछ ना कुछ दूरी होना चाहिए। कोई भी दो अक्षर हुआ या दो शब्द हुआ, इसके बीच पर्याप्त दूरी होना चाहिए। प्रत्येक अक्षर का झुकाव यथासंभव लंबवत होना चाहिए। यह हो गया इसका कुछ पॉइंट था जो मैं आप लोग को बता दिए। तो यहाँ पे अच्छी लिखावट जो होगा, इस प्रश्न के विकल्प के अनुसार यहाँ पे अच्छी लिखावट बिल्कुल सही हो रहा है। आगे प्रश्नों को देखिए, 58 यहाँ पे प्रश्न कर रहे कि शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्यों? कि शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्यों होती है? क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास होता है, संवेदनात्मक विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है कि नैतिक विकास होता है। ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है। तो ए विकल्प यहाँ पे सही हो रहा है कि शारीरिक और गत्यात्मक विकास होता है।
ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है कि शारीरिक एवं गत्यात्मक विकास होता है, क्योंकि जो शारीरिक वृद्धि का बहुत जो महत्वपूर्ण लक्षण है वह शिशु के संपूर्ण शारीरिक आकार में परिवर्तन से होता है। क्योंकि 1 वर्ष की आयु के शिशु की लंबाई जो होता है, 1 वर्ष की आयु की शिशु की लंबाई कितना प्रतिशत होता है, तो 50% की वृद्धि होती है। और उसके बाद दूसरे वर्ष की अगर किया जाए तो उसमें दूसरे वर्ष में कितना पहुंच जाता है, 75% की वृद्धि होती है। इसी स्वरूप से अगर हम देखें तो उसका शारीरिक भार में वृद्धि होती रहती है। तो इस बात को जरूर आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये जितने सारे परिवर्तन आपको देखने को मिलते हैं वह शैशव अवस्था में देखने को मिलते हैं। ओके, 1 वर्ष की आयु में शिशु की लंबाई में 50% की वृद्धि होती है और दूसरे वर्ष की लंबाई में वहां पे उसकी 75% की वृद्धि होती है, जिससे उसकी शारीरिक भार में वृद्धि हम लोग को देखने को मिलता है। और यह अवस्था कौन सी होती है, शैशव अवस्था होती है। इसे भी आप लोग जरूर याद कीजिएगा। आगे प्रश्नों को देखिए, प्रश्न संख्या 59। यहाँ पे 59 कह रहा है कि पियाजे के संज्ञात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था कौन कौन सी होती है, मतलब कितना से कितना वर्ष तक होती है। तो जन्म से 2 वर्ष तक, 2 से 7 वर्ष तक, 7 से 11 वर्ष तक और 11 से 16 वर्ष तक। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है दोस्तों कि जन्म से लेकर 2 वर्ष तक। अगर पियाजे के संज्ञात्मक विकास के अनुसार अगर हम लोग देखें तो संवेदी क्रियात्मक जो अवस्थाएं होती है वह जन्म से 2 वर्ष तक मानी जाती है। ठीक है, अगर हम इससे यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि मतलब इसका मेन जो मोटो कहने का है कि जीन पियाजे की संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार यहाँ पे पूर्व सक्रियात्मक अवस्था और विकास का मुख्य गुण सोच केंद्रीकरण होता है। और इस अवस्था में शिशु अपनी इंद्रियों के साथ साथ वस्तुओं के साथ शारीरिक संबंधों का उपयोग करके दुनिया के बोध का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे जो होगा जन्म से लेकर 2 वर्ष तक जो अवस्थाएं हैं यह संवेदी क्रियात्मक अवस्था कहलाती है। किसके अनुसार कहलाती है, तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार। ओके, आगे प्रश्नों को देखिए। प्रश्न संख्या 60 कह रहा है यहाँ पे 60 जो प्रश्न कर रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है कि लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती है, वृद्धि का लिंग से संबंध नहीं होता है, सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो यहाँ पे कौन सा कथन सत्य दिया है, तो सी विकल्प जो है यहाँ पे सही हो रहा है। वृद्धि का लिंग से संबंध नहीं होता है, वृद्धि का लिंग से संबंध नहीं होता है। यहाँ पे सी विकल्प जो है सही हो रहा है। ठीक है, आगे प्रश्नों को देखिए। प्रश्न संख्या 61 प्रश्न करे कि परामर्श का उद्देश्य क्या है। परामर्श का उद्देश्य क्या है, तो यहाँ पे देखिए हम आगे इसके बारे में बताएंगे कि परामर्श क्या होता है। बच्चों को समझाना, बच्चों की कमियों के कारण पता करना, बच्चों को समायोजन में सहायता करना, और डी में कह रहा है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो दिखाई दे दिया है ये उपयुक्त सभी, ये परामर्श का उद्देश्य को सही तरीका से, सटीक तरीका से, अच्छे तरीका से बता रहा है। बच्चों को समझना होता है, बच्चों की कमियों के कारण को पता करना होता है, और बच्चों को समायोजन में सहायता करना होता है। यहाँ पे सही हो रहा है। तो देखिए परामर्श का अगर मुख्य उद्देश्य की बात करें तो यहाँ पे छात्रों की अपनी समस्याओं का समाधान करने में इस प्रकार सहायता देने का अवसर प्रदान करता है, जिससे कि कोई भी छात्र है किसी प्रकार की अगर सहायता चाहता है तो वह बिना किसी समस्या का समाधान करके उनकी योग्यता का विकास हो जाता है। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी जो है यहाँ पे सही हो रहा है। आगे प्रश्नों को देखिए। 62 नंबर प्रश्नों को 62 यहाँ पे प्रश्न करे कि बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग कौन सा होता है। उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना होता है, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, सी करे कि उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना, और डी करे कि उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना। तो यहाँ पे देखिए 62 नंबर प्रश्न का कौन सा सही हो रहा है, तो यहाँ पे बी विकल्प जो है दोस्तों सही हो रहा है कि शिक्षक का आदर्श रूप जो में व्यवहार करना होता है। यहाँ पे बी ऑप्शन जो है
यहाँ पे सही हो रहा है शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, क्योंकि बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए जो सर्वोत्तम मार्ग चुना गया है वह शिक्षक ही है, क्योंकि शिक्षक ही ज्ञान देते हैं जिससे बालक जो है उसको ध्यान पूर्वक अच्छे तरीका से सुनते हैं। तो यहाँ पे मेन जो भूमिका होना चाहिए, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार होना चाहिए, क्योंकि शिक्षक जो है बच्चों के प्रति कैसा व्यवहार करते हैं, कैसा लगाव करते हैं, कैसा बर्तनी करते हैं, यह सब शिक्षक के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे जो है बी विकल्प यहाँ पे सही हो रहा है। हाँ, बच्चों की नैतिकता मूल्य के विकास की बातें उन्हीं से सीखी जाती है कि शिक्षक कैसे हैं, ईमानदारी से सिखा रहे हैं कि नहीं सिखा रहे हैं, कैसे बच्चों के सामने वह अपना जो बोलने का तरीका है उसको कैसे बोल रहे हैं। तो ये सब जो है यह शिक्षक के ऊपर डिपेंड करता है। आगे प्रश्नों को देखिए। 63 नंबर प्रश्न, 63 प्रश्न करें कि शिक्षा में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान था। यहाँ पे दिया है खाली स्थान, यहाँ पे क्या होना चाहिए, क्याची का विकास का मतलब कौन सा विकास। तो व्यावसायिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, यहाँ पे किंडरगार्टन और लैटिन स्कूल, किंडरगार्टन स्कूल के लैटिन स्कूल। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो रहा है, किंडरगार्टन स्कूल, यहाँ पे ये सही हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे यही भराएगा सी ऑप्शन जो है किंडरगार्टन स्कूल, क्योंकि शिक्षा में फ्रोबेल का जो महत्वपूर्ण योगदान था यहाँ पे किंडरगार्टन का विकास था। ठीक है, तो ये यहाँ पे ऑप्शन सही हो रहा है। थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं कि जो फ्रेडरिक फ्रोबेल, यहाँ पे इनका नाम जरूर याद कीजिएगा, इनका नाम पूरा नाम क्या था। तो इनका पूरा नाम फ्रेडरिक फ्रोबेल था। ये जो है एक जर्मन शिक्षाविद थे जिन्होंने सबसे पहले किंडरगार्टन सिस्टम के प्रवर्तक के रूप में जाना था। किंडरगार्टन सिस्टम के प्रवर्तक के रूप में जानने वाले उस विद्वान का क्या नाम है, तो यहाँ पे फ्रेडरिक फ्रोबेल, इसे जरूर याद कीजिएगा, प्रश्न यहाँ से बनते रहते हैं। ये जो पद्धति अपनाए थे वह बचपन में अपनाए थे, बचपन में यह शिक्षा पद्धति को अपनाए थे। कौन, तो फ्रेडरिक फ्रोबेल, ये बचपन में अपनाए थे। ठीक है, यह शिक्षा पद्धति को, और यहाँ पे बच्चों खेल के माध्यम से सबसे अच्छी तरह सीखते हैं, ये उनका कहना था। तो बचपन जरूर याद कीजिएगा। अगले प्रश्न को देखिए, प्रश्न संख्या 64 प्रश्न करें कि एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। तो कहाँ पे बढ़ावा देता है भाई, तो प्रतियोगिता की भावना का, सहयोग की भावना का, प्रतिद्वंदिता की भावना का, तटस्थता की भावना का। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही हो रहा है सहयोग की भावना का, ये सही हो रहा है। बी विकल्प जो है यहाँ पे सही हो रहा है, क्योंकि शिक्षक का विद्यार्थियों से अत्यधिक जो है लगाव होता है, उसमें भी अपना शिक्षक अहम रोल को अदा करता है। अगर शिक्षक ऐसा है जो विद्यार्थियों की मन की बात को अच्छे तरीका से समझ सके, उनकी भावनाओं को जान सके, तो शिक्षा स्वयं स्व अध्याय प्रवृत्ति का अपने आप हो जाएगा। तो यहाँ पे है एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। कैसे, तो सहयोग की भावना से सहयोग करेगा, तभी जो विद्यार्थी होंगे आगे की ओर अग्रसर वृद्धि कर पाएंगे। आगे प्रश्नों को देखिए, प्रश्न संख्या 65। प्रश्न यहाँ पे 65 करें कि शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आजीविका कामना, बच्चों के स्वागिण विकास, पढ़ना एवं लिखना सीखना, बौद्धिका विकास। बहुत अच्छा प्रश्न है ये 65 प्रश्न। तो यहाँ पे साथियों जो बी विकल्प है ये सही हो रहा है, बच्चों का स्वागिण विकास, ये ऑप्शन सही हो रहा है। बी ऑप्शन जो है बहुत अच्छा है, ये सही हो रहा है, क्योंकि एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य की बात किया गया है ऑप्शन के अनुसार, तो बच्चों का स्वागिण विकास होना चाहिए। अगर इसका मुख्य बात किया जाए तो छात्रों की कठिनाई को दूर करने के लिए शिक्षक जो होता है सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि अगर शिक्षक ही नहीं रहेगा तो बच्चों का पठन पाठक रुक जाएगा। बच्चे छोटे हैं, वे आगे की ओर जो है अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीका से नहीं सीख पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, तो वहाँ से उनका निरंतर जो प्रक्रिया है पढ़ने का वह रुक जाएगा। इसलिए यहाँ पे शिक्षक को अति महत्वपूर्ण योगदान दिया गया है। आगे प्रश्नों को देखिए, प्रश्न संख्या 66।
यहाँ पे छाछठ कर है कि देखिए ब्लैंक्स दिया गया है, खाली स्थान, और यहाँ पर भी दिया है कि विशिष्ट अन्योन क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकते हैं। यहाँ पे क्या भरना चाहिए, तो वांछा अनुक्रम और पर्यावरण, चुनौतियां और सीमाएं, सी में कर है स्थिरता परिवर्तन, और डी में कर है खोज और पोषण। यहाँ पे कौन सी जो है क्या क्या भरना चाहिए, तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है ये सही हो रहा है, वंशा अनुक्रम और पर्यावरण। तो यहाँ पे वंशा अनुक्रम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे वंशा अनुक्रम होना चाहिए और यहाँ पे पर्यावरण होना चाहिए। इसकी विशिष्ट अन्योन क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। आगे प्रश्न पे चलते हैं, 67 प्रश्न पे। 67 प्रश्न करें कि भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को सीखने के लिए आईसीटी स्कूल योजना किस वर्ष शुरू किया गया था, तो यहाँ पे 2001 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है और 6 दिया है। कौन सा वर्ष शुरू किया गया था, तो यहाँ पे सी विकल्प सही हो रहा है, 2004 में इसको शुरू किया गया था। क्यों, क्योंकि स्कूलों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, जैसे सूचना और संचार प्रौद्योगिकी वहां पर अगर दे देता है तो आपको आईसीटी ही समझना है साथियों, वहां पे आईसीटी ही आपको समझना होगा। एक केंद्र परियोजना, एक केंद्र प्रायोजित योजना है। यह जो है माध्यमिक छात्रों, माध्यमिक विद्यालय के छात्रों एवं सूचना प्रौद्योगिकी के शिक्षण पर उपलब्ध कराया जाता है। यह जो है उचित आईसीटी कौशल विकास करने और संबंधित अवसर उपलब्ध कराने के लिए यह जो दिसंबर, यह कब, तो दिसंबर 2004 में इसको शुरू किया गया था और 68 से, हाँ दिसंबर 2000 कितना, दिसंबर 2004 में इसको शुरू किया गया था। ठीक है, आगे प्रश्नों को देखिए। प्रश्न आते हैं 68 प्रश्न करें कि 6 से 14 वर्ष के बीच आयु के बच्चे को एक मौलिक अधिकार के रूप में मुक्त और अनिवार्य शिक्षा देने के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था, तो 1996 में, 1998 में, 2001 में और 2003 में। तो यहाँ पे ऑप्शन जो सही हो रहा है, सी ऑप्शन सही हो रहा है, 2001 में इसको शुरू किया गया था। 6 से 14 वर्ष के बीच आयु के प्रत्येक बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है, और यह अनुच्छेद जो है, और यह आर्टिकल जो है किस में होना चाहिए, 21 के ए में होना चाहिए। 21 के ए में के माध्यम से 46वें संविधान संशोधन, कौन से 46वें संविधान संशोधन, 46वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार यह कहा गया था, यह बताया गया था कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम इस संशोधन को प्रभावी बनाने का प्रयास करता है। कौन सा आर्टिकल के तहत इस बातें को रखा गया था, तो आर्टिकल 21 के ए 46वें संविधान संशोधन के अनुसार इस बातों को रखा गया था। तो यहाँ पे 2001 विकल्प सही है। आगे प्रश्नों को देखिए। प्रश्न संख्या 69 यहाँ पे प्रश्न कर है कि स्तरीय, जैसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम ढांचा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा किस वर्ष इसको निकाला गया था। बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। तो 90 में कि 92 में कि 1986 को 1998 के 1996, ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है। तो सी विकल्प को हम लोग सही करते हैं। 1998 में इसको क्या किया गया था, शिक्षा परिषद वर्ष से निकाला गया था 1998 में। तो इसे जरूर आप लोग याद कीजिएगा। इसके बारे में मैं कुछ आप लोग को बता देते हैं कि बेहतर परिणाम के लिए शिक्षा पाठ्यक्रम को पुनर्गठन के लिए वहां पे राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा कब 1998 में गुणवत्ता शिक्षक के लिए पाठ्यचार की रूपरेखा तैयार की गई थी। कब, 1998 में। तो इसे जरूर आप लोग ध्यान से याद कर लीजिएगा। प्रश्न आते हैं 70
70 प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करती है। बहुत अच्छा प्रश्न है। 70 प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करती है। विद्यालय की संरचना, शिक्षक की विषय की समझ, शिक्षक की योग्यता और शिक्षक की लिखावट। बहुत अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो यहाँ पे शिक्षक को विषय की समझ होना चाहिए, तभी तो वह अपने क्लास में उस चीज को पढ़ा सकता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो रहा है। शिक्षक को अपने विषय की समझ होना चाहिए, जो भी वह विषय की ओर तंदुरुस्ती है, जो भी विषय को पढ़ाना चाहता है उसमें उसको अच्छे तरीका से जानकारी होना चाहिए, तब हम कहेंगे उसका जो शिक्षण हो रहा है वहाँ पे उसका प्रभावी शिक्षण माना जा सकता है। ओके, इतना समझ में आप लोग का आज आ गया। तो साथियों हम लोग अभी 70 प्रश्नों को ही रखते हैं। आज आपकी क्लास 9 बजे होगी, तो आप लोग जरूर रात को आइएगा, क्योंकि अभी इंटरनेट कनेक्शन हमारे यहाँ नहीं है। तो हम लोग 9 बजे लाइव जरूर होंगे और 70 के आगे प्रश्नों को करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों को करेंगे। तो बहुत अच्छा प्रश्न होगा और अच्छा भी आप लोगों को लगेगा। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। सभी को नमस्ते, प्रणाम है। और आप लोग जरूर इस चैनल पर विजिट किए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा साथियों, और जरूर आप लोग बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे सारी नोटिफिकेशन आप लोग को हमेशा मिलता रहे। तो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं इस वीडियो को। सभी को जय हिंद, जय भारत।